नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। अब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर एक फर्म जो अनंत फर्में हैं उनमें से एक फर्म कितना उत्पादन करेगी, किस भाव पे बेचेगी, ये तो हमारा कंसर्न है नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भाव निर्धारित होता है वो मार्केट के द्वारा होता है। मार्केट के डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं वो निर्धारित करते हैं। जैसे आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, डिमांड कर्व और ये सप्लाई कर्व है, जहाँ जिस प्राइस पर दोनों ही इक्विलिब्रियम पे क्या बोलते हैं हम इंटरेक्ट करेंगे वो पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, और वो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाएगा, और वो उत्पादन की जो वस्तु है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहेंगे। ये जो प्राइस P2 है, इस P2 पर सभी फर्में जितना बेचना चाहें, X1, X2, अमाउंट X3, X4 जितना बेचना चाहें वो बेच सकते हैं। ध्यान रखना, एक ये फर्म जो मैंने अपने राइट साइड में दिखाई है आपकी स्लाइड के ऊपर, ये मार्केट की तुलना में बहुत बहुत छोटी है। इसमें जो O से लेकर X1 वस्तुएं, ये मान लीजिए कि 10, 15, 20 वस्तुएं हो सकती हैं, और इसमें वस्तुएं जो O से X1 है ये लाखों के अंदर है वस्तुएं, क्योंकि ये जो O से लेकर X1 है जो मार्केट के अंदर है ये सभी फर्मों के द्वारा या सभी बायर्स के द्वारा डिमांडेड है, और जो यहाँ पे अगर आप सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई है। तो ये इन कंपेरिजन टू इंडस्ट्री फर्म क्या होगी, बहुत छोटी है, उसके लिए भाव स्थिर हो जाएगा और जितनी क्वांटिटी वो बेचना चाहे वो बेच सकती है। अब आपने कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू की वीडियो मैंने आपको पिछले हफ्ते शेयर की थी, उस वीडियो में कि एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, मार्जिन रेवेन्यू कैसे निकाला जाता है ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया हुआ भाव ओपी प्राइस है, मान लीजिए कि 10 रुपये है। 10 रुपये के भाव पर चाहे आप 100 वस्तु बेचें, चाहे आप 150 बेचें या उससे ज़्यादा बेचें, कांस्टेंट रहेगा। तो इसलिए सीमांत जो आय है, यानी कि जो आय में बढ़ोतरी होती है हर एक्स्ट्रा वस्तु बेचने से, वो क्या होगी, कांस्टेंट हो जाएगी, कीमत के बराबर होगी। अब क्योंकि सभी वस्तु एक भाव पे बेची जा रही है और सीमांत आय बढ़ नहीं रही है, तो एवरेज रेवेन्यू भी क्या होगा, बराबर होगा। तो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म के लिए प्राइस, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू तीनों ही चीजें बराबर होंगी और कांस्टेंट होंगी। ये कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू को आप दोबारा जाइए, इसको वीडियो को देखिए, उसमें आपको क्लियरिटी विद एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा। अब हम वहां पहुंचते हैं कि एक कॉम्पिटेटिव फर्म कितना वस्तुओं को बेचे, या ये कह लीजिए उत्पादन करे। यहाँ ध्यान देना कि हम उस फर्म के बारे में बात कर रहे हैं जो फर्म उत्पादन भी करती है और जो फर्म बेचती भी है, यानी कि प्रोड्यूसर एंड सेलर दोनों की क्वालिटी एक ही फर्म के अंदर। तो कितना उत्पादन करेगी, देखिए जो मॉडल्स हम पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, जो भी हम पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, अभी जो पढ़ेंगे हमारे सिलेबस के अंदर, उसमें एक फर्म के बारे में कंजम्पशंस लेके चले हैं कि हर फर्म अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है। और प्रिय छात्रों, आपको पता है कि प्रॉफिट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कि जितना आपने रेवेन्यू किया, टोटल रेवेन्यू कितना कमाया, और जितनी आपकी लागत है टोटल कॉस्ट, इन दोनों का जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, प्रॉफिट है। यहाँ मैंने सिंबल के रूप में पाई के द्वारा दिखाया है, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट, ये अंतर होता है। तो कोई फर्म कितना उत्पादन करेगी, कीमत तो आपको पता है कांस्टेंट है, तो अब उसको ये एक ही डिसीजन है, पॉलिसी डिसीजन, कि कितनी उत्पादन करें। तो उत्पादन करने के लिए उसका टारगेट क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। अब ये देखना कि प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, तो इसके लिए दो कंडीशंस हैं, या तो आप टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू अप्रोच का यूज कीजिए, या मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू का उपयोग कीजिए। जहां तक टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू की बात है, जिस भी उत्पादन के सत्र पर इन दोनों का अंतर TR माइनस TC, इन दोनों का अंतर सबसे ज्यादा होगा, वो प्रॉफिट है और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में अप्रोच में जो हम देखते हैं कि फर्म उस उत्पादन स्तर पर उत्पादन करेगी जहां पर कुल आय में से कुल लागत घटाने के बाद जो अंतर आता है, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं, लाभ बोलते हैं, वो अधिकतम होगा। तो दूसरी तरफ अभी मैं डायग्राम में भी आपको समझाऊंगा, मार्जिनल जो कंडीशन है, मार्जिनल कंडीशन में क्या है, मार्जिनल रेवेन्यू मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होना चाहिए। अर्थात, इसको ध्यान से देखना, अर्थात एक अतिरिक्त वस्तु उत्पादन करने से जो लागत आती है उसकी मार्जिनल कॉस्ट है,
और एक अतिरिक्त वस्तु को जब मार्केट में बेचेंगे वो उसका मार्जिन रेवेन्यू है। तो जब तक ये दोनों बराबर नहीं हो जाते उत्पादन करते रहेंगे। और दूसरी जो कंडीशन है, दोनों कंडीशन साथ साथ हैं कि मार्जिनल कॉस्ट कर्व मस्ट कट द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व फ्रॉम बिलो। मार्जिनल कॉस्ट कर्व नीचे से काटना चाहिए, जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए अभी हमने इस वीडियो में थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए जो प्राइस है वो P2 था, वहाँ पे यहाँ पे हमने OM के इक्विवेलेंट रख दिया, वो मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज रेवेन्यू के बराबर होगा। तो इसलिए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव जो फर्म होगी, चाहे कितना भी बेचे, X1 बेचे, X2 बेचे, X3 बेचे, कितना ही बेचे, उसके लिए जो कीमत होगी वो कीमत क्या होगी, वहाँ पे वो कीमत M के बराबर होगी, OM के बराबर, और यही उसका मार्जिनल रेवेन्यू होगा, यही एवरेज। तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू कर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स एक्सिस के समानांतर हो जाएगा। जहां तक मार्जिनल कॉस्ट की बात है, जैसे जैसे आप फर्म उत्पादन करेगी मार्जिनल कॉस्ट पहले तो गिरेगी और फिर उसके बाद बढ़ती चली जाएगी। अभी हमने देखा है कि हमने पढ़ा है पिछले सेमेस्टर्स के अंदर कि मार्जिनल कॉस्ट होती है एक अतिरिक्त वस्तु, एक्स्ट्रा वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है और उसके फलस्वरूप जो उत्पादन की लागत में जो वृद्धि आती है, कॉस्ट में जो वृद्धि आती है, वो मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो यहाँ पे जो पहली कंडीशन दो जगह सेटिस्फाई हो रही है, एक है M1 पॉइंट पर और दूसरी है E पॉइंट पर। M1 पॉइंट पर भी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, यहाँ पे अगर इस कर्व की बात करें तो यहाँ से लेकर M1 तक की है और मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं यदि कोई फर्म इससे पहले उत्पादन कर रही होती, यहाँ पे उत्पादन कर रही होती, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा थी और मार्जिनल रेवेन्यू कम था, इसका मतलब उसको लॉस था। अगर ज़्यादा और अतिरिक्त उत्पादन करेगी तो इसका जो लॉस है वो कम हो जाएगा, और यहाँ आपके इस वस्तु पर, आखिरी वस्तु पर, इस वस्तु पर जो उत्पादन करेगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों ही बराबर होंगे। इसका मतलब यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन उसको लॉस हो चुका है, पहली वस्तु पे बहुत ज़्यादा लॉस है यहाँ पे। अब यदि वो यहाँ से आगे बढ़ना चाहे, उत्पादन करना चाहे, तो आप देख सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के बीच में गैप, जो वर्टिकल गैप जो इसका प्रॉफिट दिखाएगा हर वस्तु पर, वो वस्तु पर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या फर्म रुकेगी, नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे इस इकाई पर, X2 इकाई पर इतना प्रॉफिट हो रहा है, इससे अगली इकाई पे भी तो प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी तो उसकी पॉकेट में जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी उत्पादन करेगी, यहाँ पे भी उत्पादन करेगी, क्योंकि दोनों का अंतर प्रॉफिट है, वो एडिशन हो रहा है। देखिए यहाँ तक तो प्रॉफिट था, इंक्रीजिंग रेट पे था, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ये सारा का सारा प्रॉफिट हो चुका है इस एरिया के बराबर, M, दिस वन और E के बराबर। अब यदि फर्म इससे ज़्यादा आगे जाएगी तो कॉस्ट फिर बढ़ जाएगी और रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, वहां पे फर्म को नुकसान हो जाएगा। जो पहले प्रॉफिट पॉकेट में डाल चुकी है उसमें से घट जाएगा, इसलिए फर्म इससे आगे नहीं जाएगी। देखिए इस पॉइंट्स में आगे जाने का फायदा था और पीछे थी तो वापस आने का फायदा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर पीछे है तो यहाँ आओ, अगर आगे है तो वापिस आइए। तो ये पॉइंट क्या हुआ, इक्विलिब्रियम हुआ। तो इसलिए मार्जिनल अप्रोच और मार्जिनल कॉस्ट की जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू की जो अप्रोच है उसके अनुसार दो कंडीशंस दिखाई दे रही हैं आपको ग्राफिकली। नंबर 1, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर, देखो यहाँ पे, और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान रखना। प्रिय विद्यार्थियों, इस कंडीशन को आप बिल्कुल ध्यान से गौर से समझ के याद रखिए, क्योंकि ये कंडीशन हर जगह, चाहे कोई फर्म को लॉस हो, प्रॉफिट हो, कुछ भी हो, ये कंडीशन फाइनल कंडीशन है। अगर लॉस है तो यहाँ पे मिनिमम लॉस होगा, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इस कंडीशन को याद रखना कि मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स द मार्जिनल रेवेन्यू ग्रो फ्रॉम बिलो। ये याद रखना है, ये किसी भी टाइप की फर्म हो, चाहे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हो जिसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू ग्रो एक्स एक्सिस के समानांतर है, या इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हो जिसके लिए मार्जिनल रेवेन्यू ग्रो डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाएगा। आप उस पे में देखना, हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा भी था, उसमें जो कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू था उसके अंदर पढ़ा भी था। तो ये कंडीशंस थी जी किसी फर्म के इक्विलिब्रियम की मार्जिनल कंडीशन। अब ये कंडीशंस जो टोटल कॉस्ट है, टोटल रेवेन्यू है, उससे अलग नहीं है, उसी से ड्राइव्ड है। ये कैसे ड्राइव्ड है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू अप्रोच। तो टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू कर्व आपको OTR कर्व दिखाई दे रहा है अपर डायग्राम में।
ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का टोटल रेवेन्यू कर्व है, अर्थात यदि वो किसी वक्त OX3 अमाउंट बेच रही है तो उसका टोटल रेवेन्यू है BX3 के बराबर, और BX3 टोटल कमाई है 100 रुपये है और 10 मान लीजिए 5 वस्तुएं बेचती जा रही है तो इसलिए 20 रुपये का भाव होगा वहाँ पे। 100 कमाई टोटल रेवेन्यू और 5 वस्तुएं बेच रही है तो 20 का भाव होगा। तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का OTR का स्लोप क्या मापेगा, उस वस्तु का भाव मापेगा, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है इसलिए भाव कांस्टेंट है, कांस्टेंट बदलता नहीं है और आपको पता है इसलिए आपका टोटल रेवेन्यू कर्व क्या है, एक्स एक्सिस पर एक स्थिर इंक्लिनेशन पर, स्थिर एंगल पर झुका हुआ है। तो दूसरी तरफ आप ये भी देखा है, आपने पढ़ा है हम सब ने कि किसी भी टोटल कर्व का अगर हम उसका स्लोप निकालें वो उसका मार्जिनल कहलाता है। तो इसलिए टोटल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है कांस्टेंट है, जो कि एक्स एक्सिस के समानांतर नीचे वाले डायग्राम में दिखाया गया है। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की। आप सबको पता है टोटल कॉस्ट कर्व पहले तो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लागू होता है, घटते बढ़ते प्रतिफल का नियम। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाएंगे तो पहले तो उत्पादन की जो लागत घटती दर से बढ़ेगी, क्योंकि वहां बढ़ता प्रतिफल प्राप्त होता है। उन्हीं उत्पादन के साधन लगाने से और ज्यादा उत्पादन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 15वां लेबर लगाया, 20 वस्तुएं पैदा की। यदि आप 16वां लेबर लगा रहे हो तो आपको मान लीजिए कि 30 वस्तुएं पैदा हो रही हैं, तो कॉस्ट वही है, लेबर वही लगाया, लेकिन क्या वस्तुएं ज्यादा पैदा, तो टोटल एवरेज कॉस्ट टोटल क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। तो ये जो कर्व है आपका ये रिवर्स एस के आकार का है और ये क्या मापता है, ये किसी भी उत्पादन के स्तर पर टोटल कॉस्ट को मापता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है, इसका पहले डिक्रीजिंग रेट अर्थात इसका जो स्लोप है वो घटता जा रहा है और उसके बाद स्लोप क्या होता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले स्लोप मार्जिनल कॉस्ट आपको बताया था कि टोटल कॉस्ट कर्व का जो स्लोप है किसी भी पॉइंट पर, वो स्लोप क्या कहलाता है, जैसे स्पर्शरेखा डाल दी उसका स्लोप क्या कहलाएगा, मार्जिनल कॉस्ट कराएगा। तो पहले तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व गिरती जाएगी, फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही तो है यहाँ पे नीचे की तरफ, पहले मार्जिनल कॉस्ट कर्व गिरती जा रही है फिर बढ़ती जा रही है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए आप, ए पॉइंट पर जब हमने कोई स्पर्शरेखा डाली इसका टीसी का स्लोप निकालने के लिए, तो ये जो ए लाइन है स्पर्शरेखा है जो टेंजेंट बोलते हैं, ये टेंजेंट टीआर के इक्विवेलेंट पैरेलल हो गया और दो पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होते हैं, जो कि हमने नीचे दिखाया। M1 पॉइंट पर MCB और MRB दोनों इक्विवेलेंट है। सिमिलरली एट दिस पॉइंट B पर और C पर, B पर TR का स्लोप हर जगह कांस्टेंट है, लेकिन TC का स्लोप क्या है, वो अब यहाँ पे बढ़ता चला गया, यहाँ पे उसके बाद और बढ़ता चला गया। तो इस पॉइंट पर B और C यानी कि X3 उत्पादन पर इन दोनों लाइनों का स्लोप किसका, TR का और TC का स्लोप क्या बराबर है, इसलिए यहाँ पे जो इनके बीच की जो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है DC, ये मैक्सिमम होगी। और आपको पता है TR माइनस TC इज नथिंग बट प्रॉफिट, तो इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। कितना प्रॉफिट होगा, BC के बराबर, जो हमने यहाँ पे नीचे दिखाया गया है। अब देखिए अगर कोई फर्म यहाँ पे उत्पादन करती है ज़्यादा, X3 और X4 के इन बिटवीन उत्पादन करती है बीच में, तो इस लाइन का स्लोप बढ़ जाएगा और इसका कांस्टेंट होगा, स्लोप अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार यानी कि प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो हमने यहाँ पे दिखाया गया। ठीक इसी प्रकार अगर वो C पॉइंट से X3 से कम उत्पादन करती है तो यहाँ पे भी स्लोप चेंज हो जाएगा, इसका कांस्टेंट है, ये कम अलग अलग हो जाएंगे और इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस जो प्रॉफिट मापती है वो क्या हो जाएगा, कम। तो X3 अमाउंट पर TR और TC का जो अंतर है, जो प्रॉफिट है, जो BC के इक्विवेलेंट है, जो इस वर्टिकल हाइट के द्वारा दिखाया गया है TP कर्व के द्वारा, वो मैक्सिमम है। D पॉइंट पर TC और TR बराबर है, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो टोटल प्रॉफिट 0। सिमिलरली इस पॉइंट का जिसका मैंने नोमेनक्लेचर नहीं दिया है X2 अमाउंट पर, यहाँ पे भी TC और TR बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 जगह। और यहाँ पे देखिए इससे पहले X2 से पहले यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे रेवेन्यू कम है, तो नेगेटिव प्रॉफिट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने जो आज पढ़ा है हमने, जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म कितना उत्पादन करेगी, कहाँ पे उत्पादन करेगी,
X3 अमाउंट का उत्पादन करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोटल प्रॉफिट मैक्सिमम है। ग्राफिकल क्या कंडीशन है, यहाँ पे TR और TC का जो स्लोप है उनके बीच की जो वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है, और दैट वर्टिकल डिस्टेंस मैचर्स द प्रॉफिट, तो अधिकतम प्रॉफिट है। अब सेम कंडीशन मार्जिनल अगर एनालिसिस की बात करें, हम सीमांत एनालिसिस की बात करें, तो वो कंडीशन क्या है, इसी पॉइंट पर ये सेम X3 अमाउंट है, यहाँ पे क्या होगा कि MC मस्ट बी MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम बिलो। तो इस चीज का आगे जो एनालिसिस हम पढ़ेंगे प्रिय विद्यार्थी, चाहे हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म का अंडर डिफरेंट कंडीशंस में पढ़ें वो, या मोनोपोली ओलिगोपोली, जिस भी कंडीशंस को पढ़ेंगे हम ये अप्रोच का मैक्सिमम यूज करेंगे। किस अप्रोच का कि MC MR के बराबर है और MC कर्व नीचे से काटता है, क्योंकि यही कंडीशन है जहां पे फर्म उत्पादन के लिए संतुलित होगी। इससे पहले उसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, इसके बाद प्रॉफिट में से कमाई कम होता चला जाएगा, तो यही कंडीशंस होगी। इतना सीखने के बाद अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।